हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है वो जनवरी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का भाग 2 है। भाग पहला मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें हमने जो है जितनी भी घटनाएं हैं उनका सार संग्रह पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि ये जो पार्ट फर्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी शॉर्ट न्यूज़ जो है, सारा सार संग्रह हमने वहीं पढ़ लिया था। अब हम डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। इस बार वाली जो मैगजीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़िए क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स है उसका बहुत अच्छा डिटेलिंग जो है इसमें दे रखा है। और हम जो पढ़ेंगे वो एनवायरनमेंट से संबंधित और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इस मैगजीन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस को है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस पे जाकर के भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी कोई भी दिक्कत हो तो उसको वहाँ सॉल्व करने की। तो चलिए अब हम जो है हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, फ्रांस ने पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों को संविधान में शामिल करने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। तो देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो पर्यावरण से संबंधित हमारे कदम हैं उनको ये तीव्र करेंगे। यानी कि इन्होंने जो कस्में खाई थी पेरिस संधि में, मैं सही से बताऊं आपको, अगर पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने कहा था कि हमारे जो भी गैस उत्सर्जन हम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें हैं जो कि पर्यावरण को जो है गर्म कर रही है, यानी कि उसके तापमान को जो है बढ़ा रही हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, इस प्रकार की गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया है। तो अब ये जो गैसेस है ये हमारे पर्यावरण को जो है गर्म कर रही है, तो इनको कम करना चाहिए। कम करने के लिए हमारे औद्योगिकरण को हमको कम करना पड़ेगा। हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कोयले से और जो है और जगहों से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको ख़त्म करके जो है हमको जैसे कि सौर ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करनी होगी। ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है इन्होंने अपना एक टारगेट बताया था कि, और उस टारगेट को इन्होंने अभी बढ़ा भी दिया। इन्होंने कहा था कि 1990 के स्तर की तुलना में हम जो है हमारे टारगेट को, इन्होंने पहले कहा था 40% हम कम करेंगे, लेकिन अब 55% गैसों का उत्सर्जन हम कम करेंगे, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो अब देखिए, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब आप क्योंकि पेरिस समझौते को समझें उससे पहले मैं पेरिस समझौते का ही इतिहास आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, UNCED, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण विकास, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन तो आप हिंदी में वही बोलते हैं उसको। इसी को ही जो है अर्थ समिट भी कहा गया है, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, इसी को ही कहा गया है, UNCED को ही। ये हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अब इसमें जो है 6 चीज़ों पर हस्ताक्षर किए गए, या 6 चीज़ें या 6 संस्थाएं बनाई गई। तो 6 संस्थाओं में से 3 तो थे आपके कन्वेंशंस और 3 हो गए आपके डिक्लेरेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो 3 कन्वेंशन हुए थे, इन 3 कन्वेंशन में पहला कन्वेंशन था UNFCCC, दूसरा था आपका CBD, ठीक है, और तीसरा था आपका UNCCD। तो UNFCCC तो आपको पता ही है, CBD था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और UNCCD क्या था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है UNCCD जो है उसको लागू किया गया। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपका UNFCCC है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो रियो समिट हुआ है, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं या फिर जिसको जो है UNCED भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है 3 तो कन्वेंशन साइन हुए थे और 3 ही डिक्लेरेशन आए थे। 3 कन्वेंशन कौन कौन से आए? उसमें एक तो है CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, फिर आया UNCCD जिसके अंदर क्या आया आपका क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक आया आपका UNFCCC। तो ये जो CBD है ना, इसके अंतर्गत तो आपको याद हो तो कार्टाजिना प्रोटोकॉल, एची टारगेट्स, नगोया जेनेरिक रिसोर्सेज, ये सारे तो इसके अंदर आते हैं। ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। UNCCD इसके अंदर अभी तक कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। UNFCCC के अंदर जो है आपको जितने भी आप कोप पढ़ते हैं ना, COP 21, COP 25, ये सारे आपके UNFCCC के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, 3 डिक्लेरेशन के बारे में बता देती हूँ। 3 डिक्लेरेशन भी इसमें साइन हुए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं, घोषणाएं या डॉक्यूमेंट्स। एक तो था रियो डिक्लेरेशन, एक था आपका एजेंडा 21 और एक था आपके फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को लेकर के। तो ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है कि UNFCCC
इसके अंतर्गत जो होने वाली कोप की बैठकें हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, तो UNFCCC के अंतर्गत जो पहली कोप की बैठक हुई थी, COP, इनको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसकी पहली बैठक हुई थी बर्लिन में, दूसरी बैठक हुई थी जिनेवा में, तीसरी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं COP3, ये हुई थी आपके क्योटो में, और यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि RS 2013 में प्रीलिम्स में सवाल आया था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब अस्तित्व में आया। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, अच्छा हाँ एक चीज़ बताना भूल गई मैं, जो आपका UNFCCC है, ये जो है आपका, जैसे कि आपने अभी पढ़ा रियो समिट, ये जो रियो समिट है ये आपका जो है बना तो था 1992 में, लेकिन ये अस्तित्व में आया था 1994 में, इसीलिए कोप की पहली बैठक जो है वो 1995 से शुरू हुई है। ठीक है, यानी बर्लिन में 1995 से पहली कोप की बैठक हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 92 में बन गया और बैठक हुई सबसे पहले 95 में, ऐसा कैसे, तो 95 में इसीलिए क्योंकि 94 में अस्तित्व में आया था और अगले साल से इन्होंने बैठकी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो हाँ, तो हम कर पढ़ रहे थे कि UNFCCC जो है इसके अंतर्गत जो पहली कोप की बैठक है वो आपकी पता चल गई। तीसरी बैठक जो है वो क्योटो में हुई थी, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है अस्तित्व में आया 2005 में, और यही आपका इसका RPSC का सवाल था कि अस्तित्व में ये कब आया, तो ये 2005 में आया था। इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपने नाम सुने होंगे कार्बन क्रेडिट, कार्बन मैकेनिज़्म, ठीक है, और कार्बन कंट्रोल, ठीक है, और ये क्या कहते हैं एमिशन रिडक्शन, कार्बन एडेप्टेशन फंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इसी के अंदर ही यूज़ किए गए। Annex 1 देश, Annex 2 देश, ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं वो इसी कोप के अंदर जो है अस्तित्व में आए थे। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, फिर एक कोप हुई जिसका नाम था कोप 7, ये हुई थी आपके मराकेश में। मराकेश का है मोरक्को के अंदर, मोरक्को के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है आपका स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इस तरीके के जो संस्थाएं हैं वो बनी थी। हालांकि ये आपके अभी काम का नहीं है, तो मैं आपको कोप 15 पर ले चलती हूँ डायरेक्ट। तो आइए डायरेक्टली हम चलते हैं कोप 21, 15 नहीं, कोप 21 जो कि 2015 में अस्तित्व में आया था। इसी को कहा जाता है, ये पेरिस में हुआ था तो इसको कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो ये हुआ था, तो इन्होंने जो है कई सारे अपने टारगेट्स रखे हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। इनका एम था कि भाई जो है जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम कम करेंगे प्री इंडस्ट्रियल एरा से जो है, और जो है 2 डिग्री कम करने से 1.5 डिग्री तक जो है हम इसको लेकर के आएंगे। जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा था, पूर्व औद्योगिकरण का जो तापमान था उस तक जो है हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। और इसके डिक्रीज़ करने के लिए इन्होंने एक मैकेनिज़्म भी बनाया कि हम कैसे डिक्रीज़ करेंगे भाई, तो इन्होंने एक नाम दिया INDC। ठीक है, INDC। तो INDC क्या चीज़ है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन जो है आपके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं थे, लेकिन लोगों को बताना था कि भाई हम कितना कम करेंगे, भाई कम तो करोगे, कितना कम करोगे एमिशन ये तो बताओ। तो भारत ने अपना INDC दिया था कि हम जो है हमारा एमिशन 33 से 35% तक जो है कम कर देंगे 2030 तक। ठीक है, और हमारा लेवल कौन सा होगा, 2005 को हम जो है बेस आधार मान करके जो है हम 33 से 35% जो है हमारा एमिशन कम कर देंगे। और कब तक कम करेंगे, ये हमने कसम खा ली 2030 तक कम कर देंगे। इसीलिए अब आप देखने में आता होगा आपको कि हमने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी है, किसके साथ, फ्रांस के साथ में मिल करके। ठीक है, इसमें क्या था ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर वाले देश हैं, भूमध्य क्या कहते हैं उसको, भूमध्य क्या कहते हैं, इक्वेटर को क्या कहते हैं, 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है इसके ऊपर जो भी देश है, तो ये लोग जो है जहाँ पर के सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो ये लोग जो क्या करेंगे कि सौर ऊर्जा से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एनर्जी जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो टारगेट्स है ना, ये इन्होंने पेरिस संधि के परिप्रेक्ष्य में ही किए हैं। ठीक है, तो भारत तो इसकी तरफ अग्रसर है ही, भारत ने अपना डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम जो है इतनी सारी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने वाले हैं। तो ये पेरिस संधि के तहत इन लोगों ने किया है। और अभी आपको बता दूं कि जो है अमेरिका ने जो है वॉकआउट कर लिया है पेरिस संधि से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको नहीं मानते, हम इससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने कोप 21 आपको समझा दिया है जो कि पेरिस संधि से संबंधित है। ये 2015 में हुआ था, तो 2015 के बाद में और भी सारे कोप हुए हैं, मैं आप चाहें तो मैं बता देती हूँ। 2016 के अंदर जो कोप हुआ वो था कोप 22, कोप 20
22, भाई ये 21 है तो वो 22 होगा ना, वो हुआ था आपके मराकेश मोरक्को के अंदर। फिर कोप 2016 का हो गया, 2017 के अंदर जो हुआ था उसको कोप 23 कहा गया, वो आपका बॉन जर्मनी में हुआ है। और लेटेस्ट जो है आपका वो है आपका कोप 25, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, हालांकि ये कोई बेनतीजा रहा है, कोप 25 जो है बेनतीजा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पेरिस संधि का पूरा इतिहास ही यहाँ पर बता दिया है, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप जो है इसको एक बार और सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अमेरिका ने तुर्की पर जो है प्रतिबंध लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? तो इन्होंने क्या किया, टर्की ने जो है रशिया से मिसाइलें खरीदी है। कौन सी मिसाइल खरीदी? S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है इसको खरीदा है। तो इसीलिए अमेरिका जो है इस पर नाराज़ हो गया और अमेरिका ने अपना यहाँ पर जो है एक्ट लगाया। कौन सा एक्ट लगाया? द काउंटरिंग ऑफ अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है अमेरिका की संसद का है। ये किस लिए है कि भाई जो भी अमेरिका के एडवर्सरी नेशंस है, भाई अमेरिका अपने आप को जो है इस प्रकार के, जैसे रशिया से कोई भी डील होती है, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय से ही रशिया जो है हमारा USA का प्रतिद्वंदी रहा है, तो रशिया से अगर कोई भी डील होती है तो वो सबसे पहले जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो इसीलिए जो है इस एक्ट का सहारा लेकर के उन्होंने जो है तुर्की पर भी जो है वो प्रतिबंध लगाए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं S-400 के बारे में। देखिए, S-400 रूस द्वारा विकसित जो है एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है और विश्व के अत्यधिक घातक हथियारों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये ज़मीन से हवा में मार कर सकने में सक्षम यह डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। किसी भी आने वाली मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही ये जो है नष्ट कर देगा, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ये डिफेंस सिस्टम है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं। एक तो है मिसाइल लॉन्चर, दूसरा है रडार। रडार क्या करता है कि अगर मान लो आपकी सीमा के अंदर कोई भी अनवांटेड मिसाइल आ रही है तो उसको ये पहले ही डिटेक्ट कर लेता है रडार और वहीं उसको नष्ट कर देता है। तो इसमें रडार भी है और इसमें कमांड सेंटर भी है। ये एक साथ जो है देखिए 36 लक्ष्यों पर जो है निशाना लगा सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल सिस्टम है S-400। ठीक है, किसका है? रशिया का है। ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके NCERT तक में दे रखी है, जिसको हम कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट आई है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। इसके अंदर सम्मिलित जो राष्ट्र हैं वो हैं 189 अभी जो सम्मिलित हुए हैं, और जारी करने की तिथि छोड़िए। कहाँ इसमें शीर्ष टॉप पे कौन आया है? तो टॉप पे आया है आपका नॉर्वे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, स्विट्ज़रलैंड है। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही शानदार देश हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, लोगों के रहन सहन के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा के हिसाब से बहुत ही अच्छे देश माने जाते हैं। तो कहीं पर भी देख लीजिएगा यही टॉप आते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो भी यही टॉप करते हैं। तो अब निम्नतम स्तर किसका है? 189 नंबर पे है नाइजर। नाइजर अफ्रीका का देश है। और भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है 131वां। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। और इसमें जो है किसी भी राष्ट्र के देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मापन होता है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का जो है मापन इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उपलब्ध स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर आदि को भी इनमें देखा जाता है। बुनियादी आयाम जो है जैसे कि आपके जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक की पहुंच यानी एजुकेशन कितना है, सकल राष्ट्रीय आय, ये सारे आंकड़ों के आधार पर जो है सब चीज़ें आंकी जाती है। तो इसमें 4 श्रेणियों के अंदर भी जो है डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश होंगे उनका HDI जो है 0.800 या इससे अधिक होगा। उच्च मानव विकास वाले देश होंगे उनका HDI इतना होगा। मानव विकास वाले देश होगा उनका HDI इतना होगा। तो ये सारे इनके पैमाने हैं नापने के। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप नॉर्वे को देखें तो 0.957 के स्कोर के साथ में, वैल्यू के साथ में जो है टॉप के ऊपर है। और भारत की तो दे ही नहीं रखी इसमें। और ये जो एकदम निम्नतम है ही, ये चैड है, माली है, बुरुंडी है, ये सारे देश जो है अफ्रीका के देश हैं। अब देखिए HDI 2020 में भारत की स्थिति, तो ये जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले राष्ट्रों में है, यानी कि हम तो मीडियम में आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जो है HDI में भारत को 189 देशों में 0.645, ये हमारा, इसके अगर आपको मूल्य याद करना हो तो भारत का मूल्य याद रखिएगा, 0.645 जो है हमारा मूल्य के साथ हम 131वें स्थान पर हैं। और 2019 में जो है 129वें स्थान पर जो थे हम थे।
वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ष 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितने अरब डॉलर है, सॉरी कितनी अमेरिकी डॉलर है, 6,829 अमेरिकी डॉलर जो है वो हमारी प्रति व्यक्ति आय है। और जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है, 69.7 वर्ष थी, और अभी कितनी हो गई, अभी भी उतनी होगी। हाँ, फिर है हमारा हमारे पड़ोसी देश, इनके बारे में जानना चाहें तो अगर आप, अब जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यूएनडीपी ने वर्ष 2020 में पहली बार प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन यानी पर कैपिटा कार्बन एमिशन और उसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाने वाली नई मैट्रिक की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, इस नई मैट्रिक को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष के एचडीआई और पीएचडीआई को जो है ये नाम दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष की जो एचडीआई उसको नाम क्या दिया इन्होंने, पीएचडीआई यानी कि प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट था, ये याद रखेंगे। अब देखिए, जो मानव विकास रिपोर्ट है इसकी अवधारणा पहली बार किसने दी, किसने बनाया इसको, तो एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के जिनका नाम है महबूब उल हक, और इसके बाद एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको कि जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है अर्थशास्त्र में, उनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्होंने जो इसका समर्थन किया था और महबूब उल हक ने जो है इसको बनाया था। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा पहला जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी, तो 1990 में जो है पहली रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो ये हमारे लिए हो गया एचडीआई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का स्थान है 131वां। ठीक है, और मीडियम श्रेणी में हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जारी कौन करता है, यूएनडीपी जारी करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेपाल की राष्ट्रपति ने संसद को जो है भंग कर दिया है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। इन्होंने जो है संसद के संविधान के अनुच्छेद 76 और 85 के तहत जो है संसद को ही भंग कर दिया। ठीक है, अब इनके कई हैं, इनके तो यहाँ पर उठाक पटक चली रही है अब तक। ठीक है, और विशेषज्ञों ने तो इसको असंवैधानिक करार दिया है। और प्रावधान जो उसका नेपाल का जो संविधान है उसके अनुसार जब तक सरकार बनाए जाने की संभावना है तब तक संसद को जो है भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है देखिए दो धड़ों के बीच में टकराव है ना, कई महीनों से जारी, हम तो कब से देखते हुए आ रहे हैं इसको, कि एनसीपी है एक तो ये यहाँ की जो पार्टी है इनमें आंतरिक कलह है, और दूसरी पार्टी है जो इनमें जो है ये सरकार बनाने में विफल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। जो बाइडन और कमला हैरिस बने पर्सन ऑफ द ईयर 2020। जो बाइडन आप जानते हैं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस जो है ये हमारे हिंदुस्तान से इनका जो है ताल्लुक़ है, और ये जो है आपके अभी जो है इनको टाइम ने जो है पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। सो अगर कोई पूछ ले कि कमला हैरिस कहाँ की है, तो कमला हैरिस भारत के अंदर जो है तमिलनाडु से इनका संबंध है, तो ये ध्यान में रखना है हमको। तो इनको अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट जो है इसमें कि भाई कहाँ गया, हाँ, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2019 के अंदर जो है अभी आपके जो है ग्रेटा थनबर्ग जो है उनको बनाया गया था। कौन है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये जो बनाया गया है। और 2020 के अंदर किसको बनाया गया है, तो ये आपके दो जने हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस, जो वहाँ अभी उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो देखिए, टाइम मैगजीन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। 1927 से ये कार्य कर रही है। ऐसे व्यक्ति समूह या विचारों या घटनाओं का चुनाव अपने पाठकों के मतदान के आधार पर ये लोग करते हैं जिन्हें विश्व समुदाय को सबसे अधिक जो है जिन लोगों ने प्रभावित किया हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, चीन ने बनाया परमाणु ऊर्जा से संचालित कृत्रिम सूर्य, आर्टिफिशियल सन जो है वो किसने बनाया है, अभी चाइना ने बनाया है। तो इसको जो है इसको इन्होंने नाम दिया है, नहीं, जिस रिएक्टर के माध्यम से इन्होंने बनाया है उसको नाम दिया है। देखिए, वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन रिएक्टर के संचालन में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहली बार दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में परमाणु संलयन रिएक्टर का संचालन किया है। इसकी उच्च तापमान क्षमता के कारण इस रिएक्टर को जो है कृत्रिम सूर्य कहा गया। अच्छा, इस रिएक्टर को जो है इन्होंने कृत्रिम सूर्य नाम दिया है, और इस रिएक्टर का जो नाम है वो है आपका HL2M टोकामेक। ठीक है, और इसको बनाया किसने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। यह डिवाइस क्या करता है, गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है और 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचा सकता है। यह औसतन सूर्य के कोर की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म हो सकता है, और वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यह डिवाइस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के द्वार जो है वो खोल सकता है।
चीन इस डिवाइस को जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल यानी ITER पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जो है काम करने की योजना जो है वो बना रहा है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूज़न रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो फ्रांस के अंदर है, ये हम सब जानते हैं। जो फ्यूज़न प्रोजेक्ट है भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा, वो कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और आशा की जा रही है कि वर्ष 2025 तक जो है ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसके आर्टिफिशियल सन के बारे में। नेक्स्ट है, अमेरिका की स्पेस फोर्स को नया नाम मिला है। स्पेस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस पर जाकर के जो है खड़े हो जाएंगे सारे एस्ट्रोनॉट बन करके जो है लाइन लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब स्पेस वॉर होंगे तब उनका रोल महत्वपूर्ण होगा। तो हमने जल सेना, थल सेना, वायु सेना तो पढ़ी है, अभी स्पेस वाली सेना भी होगी। तो US ऐसा पहला देश बना है जिन्होंने स्पेस फोर्स बनाई है। उस स्पेस फोर्स को इन्होंने नाम दिया है गार्जियंस, ठीक है। क्या नाम दिया है? गार्जियंस। नेक्स्ट है, मोरक्को और इजराइल ने संबंधों को सामान्य करने पर जो है सहमति व्यक्त की है। आप जानते हैं अमेरिका की सहायता से अभी इजराइल जो है अपने संबंधों को कई देशों से अच्छा कर रहा है। अगर आपने मेरी सितंबर और दिसंबर वाली क्रोनोलॉजी को ध्यान से पढ़ा हो तो उस दोनों में हमने जो है एक अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ा था। तो अब्राहम अकॉर्ड से UAE के साथ, बहरीन के साथ, बहरीन UAE में ही पड़ता है, तो इनके साथ में संबंध अच्छे हुए हैं किसके? इजराइल के। तो इसीलिए अभी जो है मोरक्को कहाँ का है? अफ्रीका का देश है, ठीक है। अगर आप चलेंगे अफ्रीका में सबसे ऊपर आप देखेंगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी में अगर आप चलेंगे इजिप्ट के बाद चलेंगे लीबिया के बाद अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद में आता है मोरक्को, ठीक है। बड़ा देश है मोरक्को। तो मोरक्को के साथ में इन्होंने संबंध अच्छे करने के लिए जो है राजनयिक संबंध जो है इन्होंने स्थापित किए। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? इसको नाम दिया है मोरक्को अकॉर्ड, ठीक है। और इसमें लिखा है, देखिए, मोरक्को अमेरिकी मदद से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने हेतु सहमत हुआ है। और ये चौथा अरब देश है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद में जो है ये चौथा ऐसा देश है जिसने इजराइल के साथ में अपने संबंधों को अच्छा किया है। तो मोरक्को की राजधानी है रबात, ठीक है, और इजराइल की राजधानी तेल अवीव। इन दोनों के जो क्या कहते हैं शहर है, वहाँ पर इनके एक दूसरे के दूतावास जो है वो खोले जाएंगे, ठीक है। लाभ क्या है इससे? तो दोनों देशों के मध्य हुए इस समझौते को एक संप्रभु कदम माना जा सकता है। ये क्षेत्र में स्थिरता लाएगा, समृद्धि लाएगा, स्थायी शांति लाएगा, फलाना लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, ठीक है। आगे चलो, फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची। तो देखिए फोर्ब्स की जो ये सूची है ये तो हर बार आती है। इस बार इन्होंने सबसे टॉप पे किसको नाम दिया है? एंजेला मार्केल को। ये जर्मनी के चांसलर, और कई बार मैंने इनको देखा है कि ये शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो इनका नाम आता है। देखिए लगातार 10वीं बार फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। लगातार कौन सी बार? 10वीं बार। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। कमला हैरिस जो है हमारे देश की हैं, तो हमें इसको जो है ध्यान रखना है। इनको जो है तीसरा स्थान मिला है। दूसरा मिला है क्रिस्टीन लेगार्ड को। ये कौन है? यूरोपियन केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो है उनकी अध्यक्ष है। उसके अलावा है आपकी उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये चौथे पर हैं, यूरोपियन आयोग की जो है ये अध्यक्ष हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जो है सह अध्यक्ष जो है मिलिंडा गेट्स हैं, उनको 5वां स्थान जो है इसमें मिला है, ठीक है। अन्य प्रमुख ख्याति प्राप्त जो महिलाएं हैं ये देख लीजिएगा आप, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सूची में शामिल भारतीय महिलाओं को देखते हैं। निर्मला सीतारमण जो है उनको स्थान मिला है। बाइकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को मिला है। HCL एंटरप्राइज की CEO रोशनी नडार मल्होत्रा को दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा काम का है। आगे चलते हैं। ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो बिल पारित किया है। तो देखिए आपको पता है कि ईरान के ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शन किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए हैं, क्योंकि अमेरिका जो है किसी भी शक्ति को इतना बढ़ने नहीं देना चाहता ताकि वो जो है उस अमेरिका के लिए जो है एक प्रतिद्वंदी के रूप में जो है खड़ा हो जाए। इसलिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि S-400 जो मिसाइल्स हैं वो जब टर्की ने जो है खरीदी है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं। इसी प्रकार ईरान के ऊपर तो बहुत पुराने सैंक्शंस हैं। इस बार दोबारा से जो है ये सैंक्शंस जो है वो थोड़े जैसे उसमें क्या कहते हैं ढील बढ़ती गई, तो उन्होंने ईरान ने जो है अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक बिल और पारित कर दिया है। तो उस बिल में क्या कहा गया है? उस बिल में इन्होंने कहा है द स्ट्रेटेजिक मेजर फॉर रिमूवल ऑफ सैंक्शंस नाम दिया है इस बिल को। और इनके जो परमाणु वैज्ञानिक थे मोहसिन फखरीजादेह, इनकी हत्या जो है कर दी गई थी। तो देश की परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस बिल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी जो है ये क्या करेंगे, जो अपना यूरेनियम संवर्धन है, ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट है। आपको पता है कि परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो किया जाता है, तो उसकी मात्रा को ये बढ़ा देंगे। पहले ये 4% के करीब थी, अब जो है ये बढ़ा करके 20% करने की इसकी सिफारिश कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता जो है वो किया। तरजीही व्यापार जानते हैं ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, भूटान और जो है, भूटान एक बहुत ही क्या कहते हैं शांत देश है, पहला ऐसा देश है जो कि ग्रीनरी के आधार पर अपनी जीडीपी को डिसाइड करता है, यानी कि हरित जीडीपी जिसको आपने नाम सुना होगा, उसके आधार पर करता है। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश आपको पता ही है। तो इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसको हिंदी में कहते हैं तरजीही व्यापार समझौता। ठीक है, तो बांग्लादेश का विश्व के किसी भी देश के साथ यह पहला तरजीही व्यापार समझौता है। और राजनयिक संबंधों के इनके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी और भूटान के हैं आर्थिक मामलों के मंत्री लियानपो लोकनाथ शर्मा ने इस समझौते को पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो है प्रेफरेंशियल, बांग्लादेश के लिए पहला ये ऐसा समझौता है। न्यूजीलैंड ने की जलवायु आपातकाल की घोषणा। जलवायु आपातकाल आपने सुना होगा, यूके ने भी की थी पहले, इंग्लैंड ने भी की थी, उसके बाद जो है आपके न्यूजीलैंड ने जो है इसकी घोषणा की है। तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है न्यूजीलैंड। इसने जो है क्लाइमेट इमरजेंसी, जिसको आप कहते हैं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों का आकलन करते हुए क्लाइमेट इमरजेंसी की जो है घोषणा की है। यह बिल वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के औसत स्तर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए सहायक होगा। तो आप जानते हैं क्लाइमेट जो है ना एक बहुत ही क्या कहते हैं एक उभरता हुआ मुद्दा है, जिसपे सबको, सारे राष्ट्रों को जो है एक्शन लेना ज़रूरी है। तो देखिए, इसके अनुसार देश के सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को वर्ष 2025 तक कार्बन न्यूट्रल जो है वो किया जाएगा। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की अनुशंसा के आधार पर जो है ये कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डेन। इनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक शून्य कार्बन बिल पारित किया था और 2025 तक कुल उत्सर्जन को शून्य करने की रूपरेखा जो इन्होंने तैयार की थी। जलवायु आपातकाल लागू करने के साथ ही यह देश जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 32 अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी लागू की है। ठीक है, आईपीसीसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि से बचने के लिए उत्सर्जन को 2023 तक 2010 के स्तर पर 45 डिग्री कम होना चाहिए। इसके साथ ही वर्ष 2050 तक उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाने की जो है आवश्यकता होगी। थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अगर चल रही है बात, तो हम जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। एक तो है CO2, एक आपकी है CH4 जिसको आप मीथेन कहते हैं, एक N2O होती है, एक HFCs होती हैं हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, फिर एक होती है PFC पर फ्लोरोकार्बन, एक होती है आपकी SF6। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप जो है याद रखिएगा कि कौन कौन सी जो है ये इस तरह की गैसेस होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यह रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों को क्या करने की आवश्यकता है, पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुसार क्या क्या करने की इनको आवश्यकता है और वास्तविकता में ये क्या क्या कर रहे हैं, उसके बीच के अंतर को जो है ये नापती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि अभी भी जो है हमारे यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भयावह तापमान की वृद्धि की ओर जो है हमारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस के जो उत्सर्जन है उसके अंदर जो है कमी लाने के लिए जो है ये बात करती है इसमें। अब देखिए, वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के कारण GHG के अंदर यानी कि जो है गैप कितना ज़्यादा जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ इसने दे रखा है 1.4% की दर से बढ़ा है, यानी कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है 2010 के बाद इतना बढ़ा है, जबकि 2019 में वनाग्नि घटनाओं के कारण इसमें 2.6% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। G20 देशों के उत्सर्जन में भागीदारी जो है वो भी इसमें बता रखी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप किसी पर्यावरण के ऊपर लेख लिखते हैं वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो बतानी पड़ती है कि भाई इतना है, वहाँ आप फैक्ट के आधार पर बात करेंगे ना, तो वहाँ जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब देखिए, भारत के अंदर बता रखा है 2019 में भारत में 3.7 गीगाटन GHG जो यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। इस आधार पर भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप, UK के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक राष्ट्र है। हम चौथे बड़े उत्सर्जक राष्ट्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हमारे कुछ शिखर सम्मेलनों के ऊपर। तो भारत वियतनाम का संबंध जो है, वियतनाम की राजधानी याद रखिएगा हनोई है, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे पेट्रोलियम को लेकर के सहयोग होता है, तो बस उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। भारत और बांग्लादेश पे आइए। तो देखिए, ये आभासी शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी वर्चुअल जो है सम्मेलन हुआ है।
तो इसमें जो है अभी देखिए 1971 में बांग्लादेश युद्ध की जो 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है एक वर्चुअल जो है सम्मेलन रखा। आपको पता है बांग्लादेश पहले जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है इन्होंने चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक का जो है उद्घाटन किया है। हालांकि पहले भी था लेकिन इसको दोबारा से चालू किया गया है। तो चिल्हाटी जो है बांग्लादेश में है और हल्दीबाड़ी हमारे यहाँ के कूच बिहार के अंदर है। तो यहाँ पर एक रेल जो है वो चलाई गई है। तो यहाँ जो एक मालगाड़ी को चला करके इन्होंने उद्घाटन करा है। 55 वर्ष बाद ये पुनः खोला गया है। तो ये छोड़ो कितनी बार खोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो है रेल लिंक किन दो देशों के बीच में है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए इस सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान रहमान के सम्मान में एक डाक टिकट जो है उसका भी विमोचन किया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी तथा बंगबंधु पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किया गया है। और ये सब बकवास बातें हैं, इनको कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। भारत व बांग्लादेश 16 दिसंबर 2020 से स्वर्णिम विजय दिवस साथ मिलकर मना रहे हैं। इसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य के रूप में माना जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनके सहयोग से जो है बांग्लादेश को मुक्ति मिली है। ठीक है, और इन्होंने जो है देखिए और क्या किया है, इन्होंने भारत के मध्य जो है स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ भी किया है। यह सड़क भारत को बांग्लादेश के मेहरपुर मुजीबनगर जिलों से जो है वो जोड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये देखिए इसमें विभाजन के बाद भारत व पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के मध्य 7 रेल संपर्क लाइनें थी और इनमें जो है पेट्रोलियम, बेनोपोल, गेदे यानी भारत, दर्शन बांग्लादेश, सिंघाबाद भारत और ये सारे जो नाम हैं वो शामिल हैं। और ये 17 दिसंबर 2020 को शुरू की गई चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक दोनों देशों के मध्य 5वीं रेल संपर्क बन गई है। इससे पहले जो रेल लाइन थी उसके बाद में 5वीं रेल लाइन जो है दोनों देशों के मध्य बनी है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बार जो हमारा जो गणतंत्र दिवस होगा यानी रिपब्लिक डे होगा 2021 में, उसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि कौन है, तो ब्रिटेन के जो हैं बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है हमारे यहाँ पे क्या बनाया गया है, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है चीन जो है वो चांद पर जो है झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है। पहला तो संयुक्त राज्य अमेरिका था ही, उसका अपोलो मिशन आपको याद होगा 1969 में गया था। उसके बाद में चाइना जो है वो दूसरा है, उसका जो चांग 5 जो मिशन है वो ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। वहाँ से उन्होंने कई सारे सैंपल्स भी वो लोग लेकर के आए, झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है। फिर ये क्या है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस लौटा। तो किसका है ये हायाबुसा यान, तो ये जाक्सा का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है। ठीक है, तो ये देखिए हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड जिसका नाम है रायुगु 162173 से दुर्लभ नमूने में डेटा से भरे कैप्सूल के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में 6 दिसंबर 2020 को जो है वापस लौटा है। ठीक है, वहाँ इसकी लैंडिंग हुई है। फिर हायाबुसा 2 द्वारा जो ये क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स है उससे लाए गए जो मृदा नमूने हैं वे डेटा और सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी के जीवन से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उससे प्राप्त हुई है। इसकी क्रोनोलॉजी इसने बताइए कि हायाबुसा 2 जो है, अब आपसे पूछ सकता है हायाबुसा 2 क्या है, एक गाड़ी भी होती है, नहीं बाइक भी होती है हायाबुसा। तो यहाँ तो ये जो है एक विमान है जो कि जापान के द्वारा यानी जाक्सा के द्वारा जो इसको भेजा गया है। इसकी क्रोनोलॉजी ये है कि 2014 में शुरू हुआ था, 2020 में पृथ्वी पर ये वापस लौटा है। तो ये क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ देख लेते हैं। पृथ्वी के निकट स्थित अपोलो ग्रुप को इस क्षुद्र ग्रह में सी टाइप तथा बी टाइप के क्षुद्र ग्रह की विशेषताएं हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सी टाइप क्षुद्र ग्रह में कार्बनिक पदार्थ तथा जल में फंसे हुए कण जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना जो है उसने गुरुत्वीय तरंगों यानी कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनकी जांच के लिए 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, जिनचियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है इन्होंने लॉन्ग मार्च 11 द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया है। तो देखते हैं इसके बारे में। चाइना एरोस्पेस स्पेस एजेंसी एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित ये 2 उपग्रह जिसका नाम है ग्रेविटेशनल ऑफ वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर का जो है एक हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है, न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल सहित कई चीज़ों में घटनाओं का जो है अध्ययन करना जो है वो इसका टारगेट है। तो गाओफेन 14 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे चीन ने शिनचियांग उपग्रह केंद्र से जो है लॉन्च मार्च 3B G5 रॉकेट द्वारा जो है लॉन्च किया है। यह उपग्रह विश्व के किसी भी हिस्से में वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर, उच्च गुणवत्ता वाली स्टीरियो तस्वीर वगैरह वगैरह जो है ये करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये जो है आपका उल्लेखनीय है कि गाओफेन श्रृंखला का पहला उपग्रह वर्ष 2013 में जो है प्रक्षेपित किया गया था चाइना के द्वारा। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए जो है इन्होंने अपने सैटेलाइट्स को जो है वहाँ पर प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है रूस ने किया अंगारा A5
जो रॉकेट है उसका सफल परीक्षण। तो ये रॉकेट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने इसको प्रक्षेपित करके देखा है, सॉरी परीक्षण करके इसका देखा है। तो ये रॉकेट है, प्रक्षेपण तो सैटेलाइट्स का होता है, तो ये तो रॉकेट है, इसका परीक्षण किया गया है। इसका नाम है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। तो किसका है ये? रशिया का है, बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है चीन और पाकिस्तान के मध्य नया रक्षा समझौता। ये भी हमारे लिए कोई इतना विशेष नहीं है। लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, ये अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा जो है एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी जो लाहौर है वो जो है सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो है वो शामिल है। इस सूची में भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है 229 ppm के साथ दूसरे स्थान पर, और नेपाल की राजधानी काठमांडू को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत वियतनाम ने हाइड्रोग्राफी के क्रियान्वयन पर जो है समझौते किए हैं। हाइड्रोग्राफी में क्या करेंगे ये लोग, जैसे कि इस हाइड्रोग्राफी के क्रियान्वयन समझौते से दोनों देशों के मध्य हाइड्रोग्राफिक जो डेटा है, जो जल से संबंधित जो डेटा है, जो कि अब इनके नेविगेशन वगैरह में काम आएगा, उसके संबंधित जो है इन दोनों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। सो अब ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आप खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वही हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि HDA 2020 में किस देश को जो है प्रथम स्थान मिला है। तो हमको पता है नॉर्वे को जो इसमें प्रथम स्थान मिला है। उसके अलावा टाइम मैगजीन में जो जिन व्यक्तियों को शामिल किया गया उनके ऊपर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड की 200 मोस्ट पावरफुल महिलाओं के अंदर जो है किन किन महिलाओं को जो है शामिल किया गया है, ये भी आपको पता है। टॉप 10 के 10वीं बार लगातार एंजेला मार्केल टॉप में आ रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 16 ही सवाल हैं। उसके बाद हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है पूरी मैगजीन को पढ़ेंगे। मैगजीन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर से पूरी मैगजीन को पढ़िएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।